नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमित शाह 3 दिन के प्रवास पर पश्चिम बंगाल पहुंचे और पहुंचते ही हवाई अड्डे से ही उनका जिस तरीके से आदर सत्कार अभिनंदन हुआ, उससे जो विजुअल्स आए हैं उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत तैयारी के साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने जा रही है। इसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अमित शाह ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि घुसपैठ कराने और घुसपैठियों को निकालने के सवाल पर ही इस बार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। अमित शाह की कुछ बातें मैं आपको सुनवाऊंगा शो में, लेकिन पहले दो खास मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। तो पहले जरा सुन लेते हैं कि अमित शाह ने कहा क्या है। घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाना वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का, देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं, कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहिए। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर, इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। क्या मान लिया जाए कि अमित शाह ने एक दिशा तय कर दी है, एक एजेंडा तय कर दिया है पश्चिम बंगाल के चुनाव का? धीरेन्द्र पुंडीर जी। जी सर, जिस तरह से आज हम दो रैलियां देखते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसमें अमित शाह पहुंचे हैं
और ये साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस विधिवत तौर पे मान लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बंगाल के चुनाव में बीजेपी जिस अपने एजेंडे को वहां वोटर्स के पास जाएगी, सबसे बड़ा एजेंडा वो है, वो जो इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश से जो घुसपैठ है, और चूंकि अब ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं रह गया, वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि ये मुद्दा भयावहता इसकी क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। और ये जो है घुसपैठ लगातार 2014 में जब 853 थी, आज अगर आप बात करते हैं 977 के करीब ये प्रयास हो चुके हैं। अरेस्ट जो है 2000 से बढ़कर 2575, ये बहुत बड़ा आंकड़ा शो नहीं करता उसके मुकाबले जो कि घुसपैठ है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वही बात अमित शाह वहां बहुत जोर देकर कहते रहे। अमित शाह का कहना यह था कि जिस तरह से बाकी, क्योंकि एक बड़ा मैं देखता हूं बहुत बड़ा आरोप लगता है इस सरकार पर लगता है, और खासतौर से ममता बनर्जी जैसी सरकारें या कांग्रेस की बिना किसी आधार की सरकार जो है हवा में घूमती है, जो वो कहती है, खासतौर से जिस लीडर ऑफ अपोजिशन जिनको ये यकीन है कि 99 की संख्या 240 से ज्यादा होती है, तो उनको ये भी यकीन है कि वो जो है इस देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि साहब आरडीएक्स कहां से आया। मैं माफ कीजिएगा, मुझे किसी चैनल का नाम नहीं लेना है इसमें, लेकिन मैं आज भी देख रहा था कि आज भी जो सर ने एक नया तत्व खोजा है, वीरेंद्र सर ने, मैं उनसे उधार ले रहा हूं, अनपढ़त्व, ये जो छठा एलिमेंट पूरे अर्थ में खोजा है उन्होंने, उसकी हालत इतनी है, या तो वो अनपढ़त्व के शिकार है है, हाँ जी, या ज्यादा ही कुछ है। क्योंकि आज भी ये कहा जा रहा है कि पहलगाम में 350 केजी आरडीएक्स कैसे आया, मतलब साजिशन इशारा सरकारों पर है। उसी तरह आप देखेंगे ममता बनर्जी सारी जिम्मेदारियां कि बीएसएफ किसके हाथ में है, क्या किसके हाथ में, वो दरअसल उस जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसीलिए एक सही मौका अमित शाह ने चुना। उन्होंने बाकायदा डाटा, नंबर और मीटिंगों की जानकारी दी कि हम लोग कितनी बार आपसे केंद्र सरकार जमीन मांग चुका है, कितनी बार केंद्रीय गृह सचिव आ चुके, एमएचए का मंत्रिमंडल आके चीफ सेक्रेटरी से बात करके गया है, हाई कोर्ट कह रहा है, लेकिन आप उनको जमीनें नहीं दे रहे हैं ताकि आप इस तरह के समय में मुसलमानों के खैरख्वाह दिख सकें, और उस जो वोट बैंक सिर्फ जिहाद से आंदोलित होता है या ऐसे हर काम से आंदोलित होता है जो भारत सरकार के खिलाफ हो, उसको अपनी तरफ कर सके। तो आज का जो लाइन है वो अमित शाह बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि साहब आपको ये समस्या बड़ी है, और इसी लाइन पर बीजेपी अब खेलेगी, क्योंकि बीजेपी पिछली बार की तरह टीएमसी को ये मौका नहीं देना चाहती कि वो इस मुद्दे को रीजनल प्राइड की तरफ ले जाए। हालांकि वो कोशिश कर रही है, बार बार आपने देखा होगा जब उसने कहा था 22 लाख लोग बाहर से आ जाएं, अभी भी वो ये सब धमकियां दे रही है कि हमारे लोगों को डराया जा रहा है और इस तरह से अपमान किया जा रहा है। और कल उन लोगों ने आपने देखा होगा एसआईआर के जो स्पेशल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, चूंकि इन्होंने बीएलओज पर जिस तरह के प्रेशर रखे, जिस तरह से बीएलओज को की सुसाइड हुआ या बीएलओज का अनटाइमली डेथ है जिसके रीजन हमको मालूम नहीं है, वो सब चीजें ये बताती हैं कि प्रेशर था राज्य सरकार से, नहीं तो राज्य सरकार इस तरह उछलती नहीं कि वो हमला करने पे आ जाएं उन पर जो स्पेशल ऑब्जर्वर हैं, या वो ये कह दें कि वहीं खड़े हो। अभिषेक बनर्जी इस पर बहुत आक्रामक हैं। तो ये यही बताता है कि बीजेपी इस बार कोई मौका नहीं देना चाहती, और अमित शाह अपनी रणनीति की सफलता के घोड़े पर जरूर सवार हैं, क्योंकि बिहार बहुत ही शानदार जीत, उससे पहले महाराष्ट्र अनएक्सपेक्टेड जीत, हरियाणा स्पेक्टेकुलर जीत, तो कंटिन्यू जीत का एक, और दिल्ली उस आदमी को जिसने ये कह दिया था कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, अभी तमाम लोगों को कई जन्म लेने पड़ रहे हैं अखबार खोजते खोजते कि वो आदमी कहीं दिखाई दे, कहां मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह ने एक सही लाइन ली। वीरेंद्र जी, ममता बनर्जी पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि संतुलन खो बैठी हैं। आज की जनसभा में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि शकुनी का चेला दुशासन आया है, शकुनी का चेला दुशासन आया है, और ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में धमकी दी है कि अगर हम चाहें तो
बंगाल में अमित शाह घुसपैठ नहीं कर सकते, घुस नहीं सकते। क्या जाने अनजाने में जिस चीज से वो बच रही थी कि यहां पर 356 ना लगे, इसलिए वक्फ पर भी फिर ढीली पड़ गई थी, एसआईआर पर भी ढीली पड़ गई थी कि टकराव ना लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बौखला गई हैं कि अब इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं कि हम चाहें तो घुसने नहीं देंगे? देखिए, ममता बनर्जी की ये बौखलाहट साफ बता रही है कि उनके राजनीति में जो अब विकल्प हैं, जो उनके ऑप्शंस हैं, वो सीमित क्या अब समाप्त हो गए हैं। आप याद करिए, जब एसआईआर की घोषणा हुई थी बंगाल में, तब उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी मुझको भड़काने का कोशिश कर रहा है, हमको प्रवोक कर रहा है, हमारे लिए जाल बिछा रहा है, हमको ट्रैप लेकर रहा है, लेकिन हम ट्रैप में आने वाले नहीं हैं। अब आज ममता बनर्जी अगर भारत के गृह मंत्री को घुसपैठिया बोल रही हैं या उनको घुसने ना देने की बात कर रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। देश का गृह मंत्री देश के किसी भाग में जा सकता है। देश के गृह मंत्री को किसी देश के किसी भाग में जाने के लिए उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और आज जितना कैटेगोरिकल रेड लाइन ड्रॉ की है अमित शाह ने कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मामला केवल पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये बांग्लादेशी पूरे देश में फैलते हैं। ये बांग्लादेशियों की बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है, एनसीआर में है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये भरे हुए हैं। यहाँ पर कर्नाटक तक पहुंच गए हैं, आंध्र प्रदेश में है, केरल में पहुंच गए हैं। तो ये घुसपैठिए केवल जो है ये पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है। और जो ये बार बार बोलती है कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी बीएसएफ की है। 12 साल हो गए, 400 किलोमीटर लैंड में ऐसा बॉर्डर है जहां भी फेंसिंग नहीं हुई है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने साफ साफ कहा, 6 बार उनको गृह मंत्री ने पत्र लिखा ममता बनर्जी को। कितनी बार जो है केंद्रीय गृह सचिव ने बुलाया वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, दिल्ली में बैठक हुई, और हर बार वो ये कह के जाते थे कि अब हम जो है लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का काम हम तेजी से करेंगे। लेकिन पिछले 12 सालों में कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हैं। और एक बात और है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को बीएसएफ के संबंधी जो कानून में ये अधिकार है कि बीएसएफ जिस स्टेट में तैनात है वो उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राज्य के अंदर 40 किलोमीटर एरिया तक सर्च, सीजर और अरेस्ट कर सकती है। ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है कि आप जो है अगर आप वेस्ट बंगाल बॉर्डर से 40 किलोमीटर, ये इंडो बांग्ला बॉर्डर से 40 किलोमीटर तक अंदर तक पश्चिम बंगाल में अगर तलाशी है, जब्ती है, गिरफ्तारी का काम अगर बीएसएफ कर सकती है, तो फिर तो मोर देन 50% ऑफ द पश्चिम बंगाल विल बी अंडर बीएसएफ रूल। 50 किलोमीटर हो गया अब तो 50 किलोमीटर हो गया। हाँ, और इसका विरोध जो है आपके मान सरकार ने भी किया था, पंजाब की सरकार ने। तो ये मामला केवल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति का यह चुनावी लाभ का मुद्दा नहीं है। यह सीधे सीधे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। और अभी हाल में ही आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आसाम की में मुस्लिम आबादी 40% के ऊपर हो जाएगी तो एक दिन वो अपने आप ही बांग्लादेश का अंग बन जाएगा, वो भारत का हिस्सा रहेगा ही नहीं। तो ये बहुत पुरानी एक सिद्धांत है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जिस इलाके की जो जनसंख्या है वही उस इलाके का भाग्य तय करती है। अगर वहां की डेमोग्राफी में अगर बंगाली मुसलमान बांग्लादेश से आया हुआ 50% से ऊपर हो जाएगा तो वो तो उस इलाके की डेस्टिनी तय करेगा। फिर वो कहेगा हम पाकिस्तान में, हम भारत में क्यों रहेंगे, हम तो जाएंगे इस्लामी बांग्लादेश में। और मुझे याद है कि ये अभी आज से 20 साल पहले जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, तो वो कहती थी ई पर बांग्ला ऊपर बांग्ला, दोनों तरफ बांग्ला है, दोनों हमारा है। और एक उनकी ये जो है स्ट्रेटेजी है जिसको कहा जाता है ये ऑपरेशन लेबरेसाम की मतलब जो ये एक आसाम के एक वो है आपके रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर
उनका नाम है हिरेन कुमार भट्टाचार्य, कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन एक बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। बांग्लादेश का कहना है हमारी आबादी ज्यादा है, हमको अपनी आबादी को बसाने के लिए और अधिक जमीन चाहिए, इसलिए हमें आसाम को हमें अपने देश में सीमा में मिला लेना चाहिए। इस स्ट्रेटजी के तहत बांग्लादेश पश्चिम बंगाल और असम में इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है। तो ये कोई कांग्रेस की जो है अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी की सरकार तो दिल्ली में इस समय है नहीं, तो वो अगर एक्शन लेगी तो उससे समस्या आएगी। और आज जो मैंने खास बात देखी कि अमित शाह की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही संयमित, बहुत ही संतुलित और बहुत ही स्टेबल और सहज भाव से वो बोल रहे थे, वो कहीं भी आक्रामक नहीं दिखे। और 2016 में जब चुनाव हुआ था तब बीजेपी की सीटें जो है 2 से बढ़कर 77 हो गई थी। तब लोगों को दिख रहा था कि बड़ी वेव है बंगाल में, तो 2 से 75 हो जाएगी तो वेव आपको दिखेगी। लेकिन अब की बार आपको 77 से 150 पहुंचना है। और वैसे ये अमित शाह ने आज साफ घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी को 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। तो हो सकता है 2/3 से वो 2-4 सीटें कम रह जाएं, लेकिन 77 से 150 का आंकड़ा पहुंचना इस बार बीजेपी के लिए बिल्कुल स्पष्ट मुझे दिखता है। और मुझे इस बार इसको लेकर के कोई समस्या नजर नहीं आती है। 2.25 करोड़ वोटर अभी भी वेरिफिकेशन बाकी है। मुझे लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट में जो फर्जी वोटर घुसे हुए हैं इनका सफाया हो जाएगा, यही ममता बनर्जी के फेट को सील कर देगा। जी, जो दावा किया है अमित शाह ने, जरा उसको सुन लेते हैं। जी, बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अगला चुनाव में 17% वोट मिले थे को निकालने के मुद्दे पर। 1 मिनट दोबारा चलाते हैं इसको। मुद्दे पर लड़े जाना। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर। और मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग 0 पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12 सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की। और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धीरेन जी, एक क्वालिटी तो माननी पड़ेगी अमित शाह की कि जहां चुनाव होने होते हैं वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्टअप करने का काम ये करते हैं जाकर के, और ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ करते हैं, प्रमाण के साथ करते हैं। हिस्ट्री बता दी कौन से चुनाव में कितनी सीटें, कितना वोट शेयर मिला। अभी हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो कामयाबियां मिली हैं वो बता दी। यानी ये बताया है कि जनता का मूड एक्चुअल में क्या है, और मुद्दा बता दिया किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है, विजन है और प्लान भी है। अमित शाह को पहले तो मतलब जब शुरुआत में आए तो लगता था कागजी चाणक्य हैं, लेकिन बीजेपी के हिसाब से, उनकी पार्टी के हिसाब से और जीत का हिसाब ये बताता है कि कम से कम वो अपनी पार्टी में उस तरह सोच सकते हैं कि उनकी पार्टी उनको अपने उत्साह देने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने इतने दिन तक लगभग पिछले 11 साल से, जब से दिल्ली में वो उनका पदार्पण हुआ है और बीजेपी की राजनीति में उन दोनों शाह और मोदी की जोड़ी दिल्ली में आई है, उनमें से उनका ज्यादातर कार्यकाल में लगभग जब से वो होम मिनिस्टर बने तब से देखा है। अभी हालांकि वो इंटरेक्शन कम करते हैं, उनकी एक वो है कि वो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग समय पर जब पत्रकार को बुलाते हैं और हम लोग उसी मिनिस्ट्री को कवर करते हैं तो उनके फंक्शन देखते हैं, कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उनको ये मालूम होती है। अमूमन बिहार के चुनाव में मैं देख रहा था, जो उनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं, उनसे जब बातचीत हम लोग करते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह से बहुत सारे लीडर्स के साथ वो काम करते रहे हैं, काम कर चुके ऐसे स्टाफ, लेकिन वो बताता है कि ये अलग क्या है। मतलब वो वहां बैठे हुए हैं, बिहार में चुनाव कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि जो ऑपरेशंस नक्सल का वहां चल रहा है वहां की अपडेट क्या है, किस समय पर किसको क्या कहना है। वो किसी अफसर से फाइल उसके आने पर फाइल पर साइन नहीं करते, वो फाइल को उनको याद रहता है कि इस समय मुझे उसकी फाइल साइन करनी है। मैं बहुत क्लोजली, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये अंतर क्या है और क्यों वो उनको अपने एक एक कार्यकर्ता के बारे में मालूम होता है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है। मतलब पीएम का ओवरऑल बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ऑरा होगा, वो दुनिया भर की तमाम चीजों पर नजर रख रहे हैं, सब चीजें, लेकिन अमित शाह पार्टी और उस पर पूरी निगाह रखते हैं। और मैंने ये देखा है कि ये जो भरोसा है उनके कार्यकर्ताओं का अमित शाह पर दिनों दिन बढ़ता जाता है। मतलब वो ये, मैं जब भी बात कर रहा था कि भाई हम लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को देखा है, जैसे मान लीजिए मैं योगी आदित्यनाथ का नाम ही लेता हूं क्योंकि दर्शकों के जहन में हमेशा यही चलता है, तो आपको मैं बता दूं योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं, पूरे देश में हो सकते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में और अमित शाह की जो प्रबंधन शैली है उसमें एक अंतर है। अमित शाह ये नजर रखते हैं कि मुझे कहां किसको भेजना है, तो वो योगी आदित्यनाथ को सिवान में लगाते हैं, रघुनाथपुर में लगाते हैं, जहां से वो चुनाव लड़ता है उसका बेटा साहबुद्दीन का, वहां ले जाते हैं और उन तमाम जगह पर ले जाते हैं जहां उनका असर सर्वाधिक होगा। तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो मतदाताओं को उत्साहित करते हैं, उसके लिए सही डाटा, सही समय और सही जो है जगह का भी चुनाव करते हैं। आपने संसद का वो भाषण जो हम लोगों ने सुना उस दिन, खास तौर से जब वो जवाब दे रहे थे, जिसके लिए कांग्रेस मचल रही थी, मचल जा रही थी, संसद नहीं चलने दे रही थी, उसका जवाब उन्होंने दिया जब एसआईआर पर और उस पर,
तो मुझे लगता है कि उनके कान गर्म हो गए होंगे। वो भले ही कुछ भी करें, अगर उनमें समझ होगी, अगर नहीं समझ हुई तो आप किसी के सामने लाख कालिदास की कविताएं गुनगुनाते रहिए, अगर उसको आती नहीं है, संस्कृत या भाषा ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उसके लिए तो वो सब एक जैसे हैं। लेकिन जिन भी लोगों को आंकड़ों का, डाटा का और जरा सा भी संसदीय प्रक्रियाओं को सुनने का ज्ञान है, वो ये जानता है कि उस दिन का भाषण पूरे डेटा बेस्ड पर आधारित था और पूरी कांग्रेस की पूरी चक्रव्यूह, पूरी रणनीति को एक तरह से ध्वस्त कर दिया। उसी तरह से आज ममता बनर्जी का जो इतने दिन से चल रहा था टीएमसी का प्रचार कि साहब वो अंदर नहीं आने देते, बॉर्डर पर तो वो हैं, साहब वो अंदर कैसे आ जा, और इनके सारे इनके जो पाले गए यूट्यूबर्स हैं, जो वो अक्सर इस तरह की चीजें करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं उनको कभी नहीं बोलता था, लेकिन मैं जब उनकी वॉल पर जाता हूं तो मैं इसलिए हैरान हो जाता हूं कि ये इस तरह के, ये उससे लाखों लोगों को रोज, और वो लाखों लोग उनसे रोज वही मांगते हैं, वही झूठ मांगते हैं। तो उस झूठ का पूरा पर्दाफाश किया, बाकायदा बताया कितनी मीटिंग की गई, कितनी बार वहां से प्रस्ताव आ चुका इनको, और ये एक काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बात से उनका कार्यकर्ता उत्साहित तो जरूर होता होगा। जी वीरेन जी, जो कहीं से गुजर रही हैं ममता बनर्जी और सड़क किनारे खड़े हुए किसी लड़के ने अगर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो गाड़ी रुकवा करके उसको डांटती थी। ये हमने कई बार देखा। एक बार कलकत्ता में प्रधानमंत्री के साथ किसी कार्यक्रम में थी और मंच पर विराजमान थी, और किसी कार्यकर्ता ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो वो इतनी ज्यादा अपसेट हो गई कि प्रधानमंत्री को ये कह करके कि मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं बैठ सकती, वहां से चली गई। वो ममता बनर्जी अगर कलकत्ता में दुर्गा आंगन बनवा रही हो, उसकी घोषणा कर रही हो, अगर सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान कर रही हो और ये कह रही हो कि जनवरी के पहले हफ्ते में इसका शिलान्यास करेंगी वो, तो ये इनके बारे में कहा जाएगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब चुनाव आ गए हैं तो ये सब याद आ रही है। और आज अमित शाह चूके नहीं साहब, उन्होंने तंज कस दिया। तो अमित शाह की टिप्पणी के बाद आपकी टिप्पणी। इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे मैंने पहली बार ये कई बार कहा है कि अगर आपको नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आपको भारतीय बनना होगा, और आपको समझना होगा कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, सनातन धर्म क्या है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। तो हिंदुत्व का मतलब केवल मंदिर बनवाना नहीं है। हिंदुत्व का मंदिर सनातन संस्कृति का एक अंग है, अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वो सम टोटल नहीं है। तो जिस तरीके से वो ये समझ रही है कि उन्होंने एक जगन्नाथ मंदिर बनवा दिया, एक दुर्गा मंदिर बनवाने की घोषणा कर दी है, एक 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 मंदिर सिलीगुड़ी में बन रहा है तो वो बड़ी हिंदू हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल मंदिर बनवाने तक सीमित नहीं है। बीजेपी की जो राजनीति है वो इंडिया को डीकोलोनाइज करने की है, इंडिया को औपनिवेशिक मानसिकता की दास्ता से मुक्ति दिलाने की है। जो प्राइम मिनिस्टर ने नवंबर और दिसंबर में 1835 में लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि 2035 में उसके 200 साल पूरे हो रहे हैं और हमें 10 साल में उसके इम्पैक्ट को, उसके असर को हमें खत्म करना है। और ये भी बताया कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लागू कर चुकी है, जिसको लेकर के केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में विरोध हो रहा है। तो ममता बनर्जी की ये बहुत ही उथली, हालांकि ममता बनर्जी स्वयं जाति से ब्राह्मण है, लेकिन उनकी जो समझ है भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, सनातन राष्ट्र के बारे में, सनातन सभ्यता के बारे में, वो बहुत ही स्केची है और बहुत ही यूरोपियन है और वही मैकाले वाली है। और बिल्कुल सही कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, इट्स टू लेट इन द डे।
मैं केवल आपको एक बात बताता हूं कि केवल अगर बंगाल में जो गंगा सागर जो तीर्थ स्थान है, जहां गंगा जी का मिलन होता है समुद्र से, केवल अगर उसको अगर तीर्थ स्थान के रूप में अगर विकसित कर दिया जाए तो वहां साल में 20 से 25 करोड़ लोग आएंगे। यूपी में जितने तीर्थ यात्री आते हैं, और अभी आप वहां जाके देखिए वहां कितनी गंदगी है, और बांग्लादेशी मुसलमानों का वहां कब्जा है। और जो ठेले रिक्शे जो ठेले वाले रिक्शे होते हैं जिसपे सामान ढोया जाता है, उस रिक्शे पे बैठ के लोग वहां जाते हैं, और वहां कुछ नहीं है। तो बंगाल का इतनी समृद्ध संस्कृति रही है, इतना रिच कल्चरल हेरिटेज बंगाल का है, जिसको ममता बनर्जी ने और उसके पहले सीपीएम ने और उसके पहले कांग्रेस ने नष्ट कर दिया है। तो ये अमित शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने इतने गहरे घाव दिए हैं। 16 अगस्त 1946 को रमजान के मुबारक महीने में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया था, उसमें हजारों हिंदू मारे गए थे, और हजारों घर लूटे गए थे, दुकानें जलाई गई थी, महिलाओं से मास रेप हुआ था। और उस समय जो बंगाल का मुख्यमंत्री था सुहरावर्दी, उसके नाम पे कलकत्ता में आज भी सड़क है सुहरावर्दी के नाम पर। तो और ये जो और जब गोपाल पाठा ने मुस्लिम लीग के हिंदुओं के ऊपर इस हमले का जवाब देने के लिए हिंदुओं का आह्वान किया, और जब मुसलमानों को मारा, तब जो है गोपाल पाठा का नाम इसलिए तब जो है जो मुस्लिम लीग ने रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमेटी बनाई थी, उसके संयोजक शेख मुजीबुर रहमान थे, जो 1974 में या 72 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये वही शेख मुजीबुर रहमान है, और ये उनकी बेटी शेख हसीना वाजेद, जो आजकल भारत सरकार की मेहमान है दिल्ली में। ये सब इतिहास रहा है। तो जिस तरीके से आपने वेंडलाइज किया है बंगाल के समाज को और बंगाल की सनातन संस्कृति को, तो वो केवल 2 मंदिर के निर्माण से खत्म होने वाला नहीं है। वो केवल कॉम्प्रिहेंसिव जो सफाई का आह्वान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, उसके जरिए ही हो सकता है। और हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि जो अन्य मजहब के लोग हैं उनको उनके लिए कोई स्थान नहीं है। सबके लिए बराबर का स्थान है। हिंदुत्व का मतलब ही है कि ये समावेशी है, इंक्लूसिव है। इट हैज स्पेस फॉर एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी, फॉर एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका भी और वीरेंद्र जी आपका भी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आप लोगों ने समय निकाला, और मुझे लगता है दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबा दें, और अभी तक आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाया करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उसको भी सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।